मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी 112 अपनी संवाद की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने जा रहा है। अब यदि आप पुलिस की सहायता के लिए यूपी 112 पर फोन करके अपनी समस्या बताएंगे तो उनसे आपकी बातचीत उसी क्षेत्रीय भाषा में होगी। ये संवाद भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेली आदि क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में उत्तर देने के लिए उसी क्षेत्र के संवाद अधिकारियों को यूपी 112 के अधिकारी द्वारा चुना गया है। इस प्रकार 112 पर मिलने वाली सूचनाओं पर प्राथमिकता से त्वरित कार्रवाई करने की व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। एडीजी यूपी 112 असीम अरुण ने बताया कि प्रतिदिन 15 से 17,000 लोग कॉल करके पुलिस की सहायता मांगते हैं। इनमें क्षेत्रीय भाषाओं में मदद मांगने वाले लोगों की संख्या काफी होती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही समस्या बताने में सहज महसूस करती है। उनकी बातों का जवाब भी जब उनकी ही भाषा में 112 की ओर से दिया जाएगा तो शिकायतकर्ता में पुलिस के प्रति अपनेपन का भी आभास होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों से संवाद करने के लिए आपातकालीन सेवा में संवाद अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूल की सूरत में बदलाव ला दिया है। इसका ही परिणाम है कि पिछले 3 साल में प्राथमिक स्कूल में 50 लाख छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला से ऑनलाइन शिक्षा प्रभावी तौर स्कूल में लागू हो गई है। मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को मिशन प्रेरणा ई पाठशाला का शुभारंभ किया था, जिसके बाद जनपद स्तर पर इस योजना के तहत लाखों पात्र छात्र छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा रहे थे। कोरोना काल में भी यूपी सरकार की इस योजना के चलते बच्चों की शिक्षा में ब्रेक नहीं लग पाया। कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पढ़ाई में अवरोध पैदा न हो, इसके लिए राज्य सरकार की ये मुहिम रंग ला रही है। स्मार्टफोन, दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए 50 लाख से अधिक छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया को चित्रार्थ करते हुए यूपी सरकार द्वारा शिक्षा की दिशा में फैसले लिए गए हैं, जिसमें शहर से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को नई दिशा मिली है। पिछले 3 सालों में प्राथमिक स्कूल में छात्रों की संख्या 50 लाख तक बढ़ी। दीक्षा के तहत अभी तक 5,000 वीडियो को साइट पर अपलोड किया गया है। 70 लाख से अधिक QR कोड स्कैन किए गए हैं। 2 करोड़ से अधिक बार कंटेंट प्ले किया जा चुका है। सरकार ने स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने पर हर स्कूल को स्मार्ट स्कूल में तब्दील करने की कार्य योजना के तहत 5,000 से अधिक स्कूल को स्मार्ट स्कूल में बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,402 नए मामले सामने आए और 2,591 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 35 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की तादाद 30,000 से घटकर 29,131 रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को पीएम स्वनिधि योजना में चयनित वेंडरों से ऑनलाइन बात करेंगे। इसके लिए देश भर से वेंडरों का चयन किया गया है। प्रदेश में अकेले वाराणसी में आयोजन होना है। इसके लिए यहां के 3 वेंडरों को पीएम मोदी से बातचीत के लिए चुना गया है। नदेसर के 4 दुकानदार, लंका के लस्सी दुकानदार के अलावा स्विगी से जुड़ा वेंडर पीएम मोदी से बातचीत करेगा। दुकानदार अपनी दुकान से सीधे जुड़ेंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही है। वाराणसी से ही पूरे प्रदेश में बड़ी स्क्रीन पर प्रसारण होगा। स्थानीय निकाय निदेशक डॉक्टर काजल ने इस संबंध में निकाय अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज के रूप में आसान ऋण की सुविधा पीएम स्वनिधि योजना में पटरी दुकानदारों को दी है। यूपी के करीब 5,88,888 आवेदन पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 3,12,455 स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 1,59,175 का ऋण वितरण हो पाया है। ऋण वितरण में तेजी लाने की जरूरत है। विशेषकर बैंक शाखाओं में से समन्वय स्थापित करते हुए इसे बांटे जाने का अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा 27 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे वाराणसी में ऋण वितरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसलिए प्रदेश में सभी जिले मुख्यालय में निकाय क्षेत्र में बड़े टीवी स्क्रीन 54 इंच का लगवाने की तैयारी की जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो आदि के माध्यम से इन कार्यक्रम को दिखवाने की व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसे बंटवाने की व्यवस्था की जाए। एक स्थान पर 40 से 50 से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को न बुलवाया जाए। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। प्रदेश में जल्द ही होने वाले पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीणों को सौगात मिलेगी। जिले के गांव में ग्राम पंचायत के बजट से 59 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये सड़क निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना की तर्ज पर 2 से 5 किलोमीटर तक की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इसे जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत की पिछली बैठक में तय हुआ था कि 15वें वित्त और पंचम वित्त के बजट से गांव में सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके लिए 21 करोड़ 45 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में सर्वाधिक 59 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण की सहमति दी है। ये सड़कें गाँव का संपर्क मार्ग होंगी जो 2 से 5 किलोमीटर की होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के कारण यहां पर गांव की सड़कें पता भी चलनी चाहिए। जिन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा उनमें 5 से 10 सड़कों को मॉडल सड़क के रूप में तैयार किया जाएगा। इसका पीपीटी मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। सड़कों की कुल चौड़ाई 3.75 मीटर होगी जो कि डबल लेन सड़क कही जाएगी। सड़क निर्माण के लिए 2 महीने का वक्त राज्य सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री ने अल्पकालिक निविदा निकालकर सड़क निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए हैं। सड़कों के दोनों किनारों पर पटरी बनाई जाएगी। इस पर सफेद पट्टी लगाई जाएगी जिसमें पैदल राहगीरों को भी आसानी हो सकेगी। गांव की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 18 करोड़ रुपए का बजट जिला पंचायत ने स्वीकृत कर दिया है। इसका काम भी इसी महीने शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बिहार के बीच बस समझौते के बाद दोनों राज्यों के बीच बस परमिट, रूट किराया और समय सारणी तय कर दी गई है। लखनऊ समेत यूपी के 5 जिलों में बिहार के बीच प्रयोग के तौर पर बसों का संचालन 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है। एक सप्ताह बाद बस संचालन की समीक्षा करके स्थायी रूप से बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक संचालन PR बेलवारियार ने बताया है कि दोनों राज्यों के बीच संचालन का खाका तैयार हो गया है। किराए और परमिट मुद्दों पर समझौता करते हुए बस संचालन पर सहमति बन गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा का चुनाव कराने का आदेश दिया है। ये सीट यहां के विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से रिक्त हो गई है। नगरपालिका परिषद स्वार के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मास्क पहनने के नियम को 100% लागू करने के लिए हर सड़क और गली में पुलिस की सर्विलांस करने तथा मास्क न पहनने वालों को रोककर मास्क के बाध्य करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो न माने या उलझ जाए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ये व्यवस्था पहले प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ में अमल में लाई जाए और फिर इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाए। प्रत्येक नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। साथ ही संक्रमण रोकने के लिए फॉगिंग और सैनिटाइजेशन जारी रखने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कोविड एवं पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक थाने में मॉडल महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यहां की महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि मिशन शक्ति की सफलता तभी है जब इसे समाज संचालित करे। समाज इसे संचालित नहीं करता है, इसे संजीदगी से नहीं लेता है तो ये एक सरकारी कार्यक्रम और योजना की तरह रह जाएगी। इससे एक जन आंदोलन बनाने को कहा है। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत बनाए गए एक हेल्प डेस्क में 8-8 घंटे की शिफ्ट में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी और महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेंगी। लोकार्पण के बाद
मुख्यमंत्री ने सरस्वती इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य गिरिजा सिंह से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल में रोजाना सुबह प्रार्थना के समय बच्चों को महिला सुरक्षा, उनके अधिकार और 112, 1096, 181, 1076 जैसी हेल्पलाइन के बारे में बताएं। बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती और उनके पति पर लगाए जबरन रंगदारी वसूलने और मारपीट करने के आरोप पर हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। आपको बता दें कि गूलर रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत गली नंबर 4 में एक मजदूर परिवार रहता है, जिसने पूर्व मेयर पर आरोप लगाते हुए मारपीट करने के साथ ही 25,000 रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो उसकी फरियाद नहीं सुनी गई, लेकिन दर ठोकर खाने के बाद वो हाईकोर्ट पर पहुंचा, जहां मामले की एक अपील दाखिल की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पीड़ित की फरियाद सुनते ही तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आगरा में 19 अक्टूबर को हुई सेल्स मैनेजर की लूट के बाद हत्या में मुख्य आरोपी हसन अली को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। देर रात जब पुलिस ने अपने अपाचे सवार हसन को रोकने का प्रयास किया तो हसन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें हसन अली को 2 गोली लगी। पुलिस को हसन अली के पास से एक तमंचा और एक बैग भी बरामद किया है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना पुलिस और एसओजी की टीम पुलिस ने आरटीओ ऑफिसर बनकर मोटरसाइकिल आदि सामान लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बाल अपराधियों के साथ फर्जी एआरटीओ को गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल पंप को निर्देश दिया कि किसी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के अब पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होता पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिले में जिलाधिकारी के आदेश की पेट्रोल पंप पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं पेट्रोल पंप पर देखा गया तो पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के ही पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद नारी शक्ति और मिशन शक्ति को लेकर नारी सम्मान के लिए फर्रुखाबाद के जिला मुख्यालय पर कन्या भ्रूण हत्या और मिशन शक्ति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या कार्यक्रम को प्रभा कटियार के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र के देवचंदपुर में 14 से 15 अक्टूबर की रात को इसी गांव के रहने वाले त्रिभुवन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोपी इस गांव का रहने वाला है और पेट्रोल पंप का गार्ड भी इस हमले में घायल हुआ था। हमले के दौरान पेट्रोल पंप के मालिक अनिल पांडे के लाइसेंसी असलहे से हमलावर फायर कर गए थे और उनके एक राइफल, एक डोनाली बंदूक और एक रिपीटर को भी लूट कर ले गए। इस हत्याकांड से पुलिस को काफी किरकिरी भी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। आईजी वाराणसी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए उन पर 50,000 के इनाम की घोषणा की है। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रही सब्जियों के दामों में आलू प्याज का दाम आसमान छू रहा है। गाजियाबाद में मंडी में प्याज का थोक रेट 80 रुपये प्रति किलो है। प्याज का रेट आंसू रुला देने वाला है। आलू प्याज के व्यापारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीछे से आलू और प्याज की सप्लाई कम हो रही है। कोल्ड स्टोरेज और व्यापारियों ने आलू और प्याज को स्टॉक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आलू प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जब तक पिछला माल पूरी तरह से मार्केट में नहीं आ जाएगा तब तक रेट कम नहीं होंगे। गाजियाबाद में अब महिलाएं मंचलों को खुद ही इसका सबक सिखा सकेगी, क्योंकि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को उनके तमाम अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से गाजियाबाद में महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों ने मिशन शक्ति के तहत मिर्ची स्प्रे वितरित किया, ताकि सार्वजनिक वाहनों में या अकेले में सड़क पर चल रही महिला अपने साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचले या अवांछित तत्व से अपनी सुरक्षा कर अपने आप को बचा सके। इटावा में तेज रफ्तार से आ रही बस ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। रिश्तेदार के घर से शांति मूल का कार्यक्रम कर वापस घर लौट रहे थे मोटरसाइकिल सवार दंपति को बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौके पर मौत हो गई। वहीं पति और बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भिजवा दिया है और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है।
इटावा भरथना कोतवाली कस्बा के मोहल्ला ब्रह्मनगर का एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक पुरुष लाठी से एक महिला पर पूरी ताकत से वार करते हुए हमलावर होता दिखाई दे रहा है। उक्त वीडियो के वायरल होते ही भरथना पुलिस एक्शन में आती है। इससे पूर्व नामजद हमलावर अपनी मां के साथ लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। वहीं फिलहाल पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। नामजद हमलावर की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि यह मामला भरथना कस्बे के मोहल्ला ब्रह्मनगर के पति पत्नी के आपसी विवाद का है। दोनों ही पति पत्नी के मध्य पूर्व से विवाद चल रहा था। बीती रात पीड़िता पत्नी ने अपने नामजद पति से 100 रुपये खर्च के लिए मांग बैठी, जिस पर उसके पति दबंग नामजद ने अपनी पत्नी को रात्रि करीब 12 बजे लाठी डंडे से हमला कर दिया और दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर गरीबों को फ्री गेहूं, चावल और चना दे रही थी, जिससे गरीब भूखे न रहें। वहीं कौशाम्बी जिले के कोटेदार की मनमानी के चलते गरीबों को राशन नहीं मिल रहा और ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों से फिंगर लगवाकर घर वापस भेज दिया जाता है और कहते हैं कि मशीन काम नहीं कर रही और दूसरे पूरे महीने का राशन ब्लैक में कोटेदार राशन बेच देते हैं। कोटेदार की दबंगई से गरीबों को नहीं मिल पा रहा राशन। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए दीवार पर पेंटिंग से लेकर लाइट और गेट से पेंटिंग सहित कई विकास कार्य चल रहे हैं। इस समय कुशीनगर की सुंदरता देखने बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर प्रदेश में 15 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए क्रय एजेंसियों को नामित भी किया गया है। लेकिन किसानों के लिए शुरू की गई व्यवस्था की ही जब भगवान भरोसे हो तो आप सोच सकते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने वाली बातें कितनी कारगर होगी। भारत समाचार कन्नौज के नवीन मंडी स्थित सरकारी धान क्रय केंद्र पर डीएम ने छापा मारा। धान विक्रय में किसानों को आ रही परेशानी को देखकर डीएम का पारा चढ़ गया। डीएम ने क्रय केंद्र पर प्रभारी को जमकर लताड़ लगाई। कहा, अगर खामियां पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। सुधा गोल्ड दुग्ध वाहन में बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। दूध की पेटियों में भरकर शराब ले जाई जा रही थी। लखनऊ एक्सप्रेस आगरा में गाड़ी खराब हो गई। लाखों की कीमत की ये शराब बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कासगंज में एक बड़ा हादसा टला। रेलवे ट्रैक को अवैध रूप से पार करते समय ट्रैक्टर के पीछे जुड़ी कंप्यूटर लेवलर मशीन मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे मशीन के परखच्चे उड़ गए। जबकि ट्रैक्टर चालक मालगाड़ी आते देख लेवलर छोड़ ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। वहीं मालगाड़ी 35 मिनट घटनास्थल पर खड़ी रही। कानपुर में ट्यूशन टीचर के साथ रेप की घटना सामने आई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके अश्लील फोटो वायरल कर दिए। पीड़िता पिछले एक सप्ताह से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए थाने से अधिकारियों के चक्कर काट रही है। पुलिस मामला दर्ज करने के बजाय पीड़िता को पर आरोपी से समझौता करने का दबाव बना रही है। वहीं आरोपी के परिवार वालों ने भी पीड़िता की इज्जत की कीमत लगा दी है। बाराबंकी के नगर कोतवाली इलाके में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। नगर कोतवाली क्षेत्र के शारजा नगर मोहल्ले में बीती रात बेखौफ चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की। गहने समेत कई कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस को एक बार फिर खुली चुनौती दे डाली। पीड़ित परिवार ने बताया कि चोरों ने बच्चों के गुल्लक तक नहीं छोड़े। आर्थिक तंगी से परेशान होकर बुलंदशहर के एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की। जहर खाने से पत्नी की मौत हो गई। वहीं पिता और पुत्र की हालत गंभीर है। बुलंदशहर थाना कोतवाली क्षेत्र के काहिरा गांव का निवासी बलबीर भूड़ चौराहे इलाके पर चाय का खोखा लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बलबीर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसने लोगों से कर्ज ले रखा था। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित परिवार पर कर्जदार लगातार कर्ज वापस लौटाने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते परिवार का मुखिया काफी परेशान था। उसने ये कदम उठा लिया। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव चुरहा नवदिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कच्ची शराब बनाने की सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया गया। साथ ही पुलिस को फंसाने के लिए महिला ने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी।
सरकार की सख्ती के बावजूद धान खरीद में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला बरेली के आवला तहसील क्षेत्र का है, जहां पर क्रय केंद्र प्रभारी ने धान खरीदे बिना ही 661 क्विंटल धान कागजों में दर्ज करा दिया, लेकिन अधिकारियों के निरीक्षण में मौके पर धान नहीं मिला, जिसके बाद अपर जिला सहकारी अधिकारी ने सेंटर प्रभारी भगवान दास के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। गोंडा के बस्ती के बजरिया में भारत इजराइल के संयुक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फल और सब्जी की ब्रीड तैयार हो चुकी है। कई जिलों में किसान यहां पहुंचकर उच्च गुणवत्ता के पौधे लेकर जा रहे हैं। अब पूर्वांचल के किसान भी उच्च गुणवत्ता के फल और सब्जी विदेशों में बेच सकेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत तैयार पौधों को लगाकर किसान अपना उत्पादन 40% तक बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। झांसी के बरुआ सागर पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाशों को पैर में गोली लगने और अन्य सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाशों पर इनाम भी घोषित है। मथुरा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धान के उचित मूल्य और क्रय केंद्र खोलने और किसानों की सिंचाई के लिए टेल तक पानी पहुंचाने की जिला प्रशासन की अपील की। 24 घंटे का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को समय दिया कि 24 घंटे के अंदर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महाराजगंज के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव में खेतों में मेड़ काटने पर 2 पक्षों के विवाद हो गया। पुरुष के साथ महिलाएं बच्चों ने भी जमकर लाठी डंडे चलाए। आलू बोने के दौरान दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और खूब लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। संबल जिले के थाना बलियाडेर क्षेत्र के गांव मानकपुर नरौली में चोरों ने असगर दिनेश यादव सहित कई घरों को निशाना बनाते हुए 3.5 लाख रुपए का माल समेट कर फरार हो गए हैं। कई बार सूचना देने पर पुलिस घंटों बाद पहुंची और चोरों को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। गांव में दहशत का माहौल। ग्रामीण रात से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोनभद्र में कांग्रेसियों ने किसान की समस्या को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को देने पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उन्हें कलेक्ट्रेट गेट पर ही रोक दिया, जिससे नाराज कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कार्यालय गेट के सामने धरना दिया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में महिला डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिलाधिकारी एस राजलिंगम और पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव और क्षेत्रीय सांसद पकौली लाल कौल इस शुभारंभ में शामिल रहे। कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करते हुए उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिला अपनी सुरक्षा बचाव कैसे करे, इसको लेकर भी विभिन्न कर्तव्यों का प्रदान करते हुए उन्हें गुण सिखाए गए। पीलीभीत में धान तोल न होने से परेशान किसान ने जहर खाया। धान तोल को लेकर एसडीएम और डीएम से भी शिकायत की गई। 3 दिन बाद भी धान नहीं तुला। सरकारी क्रय केंद्र पर रिश्वत मांगने का आरोप किसान लगा रहा है। प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर और हरी सब्जियों के दामों में बेलगाम वृद्धि के खिलाफ सामाजिक संस्था सुबाह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में हाथों में प्याज, टमाटर, आलू और लहसुन लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विश्वेश्वरगंज में प्रदर्शन किया गया। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वीं शक्ति देवी कालरात्रि के दर्शन, पूजन और उपासना का विधान है। सुबह से ही देवी मां के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नव दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि काशी के कालिका मंदिर दशाश्वमेध क्षेत्र में विराजमान है। बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव का शोर है। इस शोर के बीच भाजपा के चुनावी मैनिफेस्टो में कोरोना वैक्सीन के मुफ्त टीकाकरण का बिहार वासियों से वादा किया गया है। ये मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर का बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी भी की लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन और अनोखा विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी के लक्सा स्थित मिस्र बाबा मंदिर के पास समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने आने जाने वाले लोगों को सलामती का टीका लगाया और कहा कि हमारी हैसियत दवा की नहीं, बस दुर्गा मां के टीके की है।
17 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में शुरू किए गए मिशन शक्ति के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क का शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के एक साथ थाने पर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। इसी क्रम में वाराणसी मंडल के चौक थाने पर मुख्यमंत्री ने महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया।